हेलो एवरीवन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में हम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए हम अपना पढ़ रहे थे। तो अभी जो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे जिसमें जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं, क्या बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने पढ़ा था बेसिक टर्म्स पढ़े थे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अकाउंटेंट होता है उसके क्या काम होते हैं, उसको क्या करना होता है और वो कहाँ कहाँ काम आते हैं। अब हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं अकाउंटिंग में। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। जो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें जो सबसे पहली जो आता है उसको बोलते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, आपको इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं, है ना, लेकिन जो आपका ये बिजनेस है इसको ये सेपरेट करता है। क्या बिजनेस एंड ओनर इन सब को क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग करता है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसमें और ये कॉन्सेप्ट आता क्या है, बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या किया जाता है कि डबल एंट्री बुक बनाई जाती है। क्या क्या बनाई जाती है, डबल एंट्री बुक। इस डबल एंट्री बुक में क्या होता है कि आपको इसमें दिखाना होता है कि जो खर्चा है, बिजनेस का जो खर्चा है और जो ओनर का खर्चा है, दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों को हम एक साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि जो भी हमने इसमें देखो, अगर आप कोई बिजनेस खोल रहे हो उसमें आपने कोई सामान डाला हुआ है, ठीक है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और वो रिस्क कैपिटल में आता है। और अगर आप जो बिजनेस का जो पैसा है अगर आप अपने ऊपर खर्च करोगे तो आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपका कैपिटल कम हो जाएगा। मान लो आपकी एक बुक्स की शॉप है, बुक्स की शॉप में से आप अपने घर के लिए बुक्स लेके जा रहे हो, है ना। इसका इसका मतलब क्या, जो इसके जो बुक्स हो गए आप क्या करोगे, खरीद अपने घर के लिए लेके जाओगे, इसका मतलब वो बिकेगी नहीं तो आपको नुकसान होएगा, आपके बिजनेस को नुकसान होएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट आता है उसका नाम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या नाम है उसका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि द ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म आर रिकॉर्डेड। इनको रिकॉर्ड किया जाता है टाइम टू टाइम, और ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि मनी के हिसाब से नहीं नापे जा सकते, है ना। और ये बुक मतलब कि जो हम मनी के हिसाब से मेजर नहीं कर सकते उसको हम क्या बिजनेस बुक्स में नहीं लिखते, बिजनेस बुक में हम उसको नहीं लिखते हैं। जो कि मनी के हिसाब से जिसको मेज़र नहीं कर सकते उसको बिजनेस बुक में भी नहीं लिखेंगे। इसको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगर मान लो इनकेस सेल होती है गुड्स की आउटसाइड इंडिया, इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन वैल्यू, वो इंडियन वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगी एंड रिपोर्ट करना पड़ेगी, फिर ही उसको हम बिजनेस बुक में डाल सकते हैं। फिर अगला जो हमारे जो है अभी वैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है। क्या वैल्यूएशन,
वैल्यूएशन क्राइटेरिया में क्या होता है? पहला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये क्या कहता है? गोइंग कंसर्न concept, the financial statement are prepared on the assumption that an enterprise is going to concern and will continue the operation for foreseeable future। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस हिसाब से बनाई जाती है कि ये स्टेटमेंट उस हिसाब से बनाई जाती है कि जो ये फर्म है वो उसको देखेगी और फ्यूचर में उसके हिसाब से काम करेगी। तो उस गोइंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको। और हंस इट इज़ अज्यूम द एंटरप्राइजिंग हैज नाइदर इंटेंशन नोर नीड टू लिक्विडेट और मटेरियल स्केल ऑफ ऑपरेशंस। और इसके ये सोच के चला जाता है कि जो ये कंसर्न है, जो काम है, वो उस हिसाब से चलेगा और स्केल अप हो जाएगा। ठीक है, उसको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं? उसका कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब जो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट है इसमें क्या आता है? देखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, जो एसेट है, जो हमारे पास क्या है, एसेट है, उसको क्या करते हैं? इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसको जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है उसके हिसाब से उसको देखा जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से देखा जाता है। हाउएवर देयर आर लिमिटेशन अटैच्ड टू दिस कॉस्ट कंसेप्ट। और इस कॉस्ट कंसेप्ट में की लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? मान लो आपने कोई प्लॉट खरीदा है ना, प्लॉट खरीदा 50,000 रुपये का है ना, और उसको बेचा नहीं, उसको सोल्ड नहीं किया है ना। बिजनेस बुक में उसका रिकॉर्ड क्या रहेगा? 50,000 ही रहेगा। ठीक है, जब तक वो बिकेगी नहीं तब तक उसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी। ठीक है, तो और इसका नुकसान क्या होता है? बेशक मतलब कि क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहे है ना, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड बुक होती है उसके ऊपर सेम प्राइस रहेगा, तो इसका ये नुकसान रहता है। और उसकी जो ट्रू पोजीशन होती है मतलब कि उसकी जो असली कॉस्ट होती है उसका हमें पता नहीं रहता कि वो क्या उसकी कॉस्ट है ना, उस ज़मीन की क्या कॉस्ट है। मान लो कोई 10 साल पहले 50,000 की ज़मीन लेगा है ना, वो क्या 50,000 की रहती है? नहीं रहती ना, उसका इंक्रीज होते रहता है प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट कंसेप्ट लिमिट करता है, फेल होता है। ठीक है, अब अगला क्या कॉन्सेप्ट है? अगला कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या? ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन बिजनेस रियलाइजेस इट। है ना, असेट की जो भी वैल्यू है, जब वो बिजनेस में शो होगी तभी हम उसको क्या करेंगे? उसको बिजनेस बुक में लिखेंगे। जैसे कि एसेट हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या लिखा था है ना, जो भी लिखा था व्हेन इट करंट कॉस्ट इंक्रीज, जब उसकी करंट कॉस्ट इंक्रीज होएगी, सच चेंज इज नॉट काउंटेड अनलेस देयर इज सर्टेनिटी इन सच चेंज इन द मटेरियल। अगर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई है, उसकी कॉस्ट चेंज नहीं होती है। द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट हैज़ बिकम वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस व्हेन द कॉन्सेप्ट चेंज इन वैल्यू ऑफ परमानेंट नेचर। फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल लो, फर्म ने परचेज की लैंड 50,000 की एंड इट रिकॉर्ड्स क्या, ये भी वही है, उसके रिकॉर्ड सेम रहेंगे और वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, लेकिन जब तक वो बिकेगी नहीं तब तक वो बुक्स में नहीं रिकॉर्ड होगी। तो ये कॉन्सेप्ट उसमें आता है। फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट जो हैं हमारे पास अकाउंटिंग के, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। फिर अगर क्या पता आपको उसमें से पूछ लें थोड़ा बहुत, और ये बेसिक टर्म्स हैं। उसके बाद आता है टाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट। वैल्यू क्रिएशन के हिसाब से पढ़ा, अब टाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे।
पहला क्या इसमें आता है कि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इसमें पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में आप क्या बोल सकते हो, आप देखो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनडेफिनिट लाइफ ऑफ एंटिटी इज अज्यूम्ड, है ना, जो भी एंटिटी है उसको देखा जाता है कि वो इंक्रीज होती रहेगी। इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। इसमें हम ये नहीं देखते कि वो कैसे परफॉर्म कर रही है बिजनेस एंटिटी, मतलब बिजनेस कोई भी बिजनेस है कैसे परफॉर्म कर रहा है। हंस स्मॉल वर्केबल फ्रैक्शन आउट of indefinite cycle of business entity is chosen for measuring financial performance and position as per it this concept। क्या किया जाता है कि बिजनेस एंटिटी चूज करी जाती है और उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन देखी जाती है। क्या देखी जाती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एंड पोजीशन देखी जाती है, फिर उस हिसाब से आगे काम किया जाता है। फिर अगला क्या आता है, अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड। और इसमें क्या करना पड़ता है कि जो अकाउंट होता है कि बनाना पड़ता है, हर बार बनाना पड़ता है। और जो अकाउंटिंग ईयर होता है ये कहाँ से कब तक होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलता है अकाउंटिंग ईयर। द कॉन्सेप्ट मेकिंग अकाउंटिंग सिस्टम वर्केबल एंड टर्म एक्यूरेबल मीन। इससे क्या होता है कि देखो टाइम टू टाइम हम देखते रहते हैं अपने एसेट्स को कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हर साल का हमारे पास डाटा होता है और हम उस हिसाब से अपना क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। अभी आगे क्या बोल रहा है, द पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी इस जो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है इसमें क्या क्या हम कंपैरिजन करते हैं, है ना, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अलग अलग पीरियड्स की, है ना, टू डिफरेंट पीरियड की। जब हम ऐसे करेंगे तो क्या होएगा, हमारे पास बहुत सारा डाटा रहेगा और हम देख पाएंगे कि हम कैसे अपना प्रॉफिट कर रहे हैं कि लॉस कर रहे हैं, क्या डिसीजन हमारे लिए अच्छे हैं क्या बुरे हैं। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है बिजनेस के लिए। और एसेट और बिजनेस मैचिंग पीरियड, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये सब हम उसमें देखते हैं और एक सिस्टमेटिक वे से अकाउंटिंग चलती है। ठीक है, ये पीरियोडिक कॉन्सेप्ट होता है। फिर उसके बाद एक्यूरल कॉन्सेप्ट होता है एक, इसी टाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट में एक एक्यूरल कॉन्सेप्ट होता है। क्या नाम होता है, एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अकर and not as cash equivalent is received or paid। इफेक्ट, ये ट्रांजैक्शंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जब कैश रिसीव हो जाती है और पे मतलब कि आ जाती है, उसको रिकॉर्ड, इसमें क्या किया जाता है, कैश जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और उसके हिसाब से उसको देखा जाता है। फिर सेकंड क्या, फिर इसको क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है टाइम टू टाइम, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है और इसमें क्या होती है, रिसिप्ट ऑफ कैश होती है, रिसिप्ट्स ऑफ कैश होता है एंड पेमेंट्स बट आल्सो ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन फ्यूचर। और अगर किसी ने उधारी पे लिया है तो उसमें ऑब्लिगेशंस भी होती हैं जिसमें फ्यूचर में वो obligations to pay cash in future, to pay cash in future, ये भी होता है। ठीक है, रिसोर्स रिप्रेजेंट कैश टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, इसमें ये सब कुछ बनाया जाता है। फिर और क्या, फिर एक्रूअल मीन्स रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट
as they earned or incurred not as money or received or paid। मतलब कि accrual का मतलब क्या रहता है कि इसमें देखो, मान लो आप कोई दुकान चलाते हो, कैश कभी कभी कैश मिल जाती है, जब कैश ना मिले है ना, उधारी पे लेते हैं तो वो क्रेडिट पे जाती है ना, और इसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, और टाइम टू टाइम उसको चेंज किया जाता है। ठीक है। अब जो एक्यूरेट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ इनकम, इधर ये रिलेट करता है किससे, मेजरमेंट ऑफ इनकम के साथ, और किसके साथ, आइडेंटिफाइंग एसेट और लिएबिलिटीज, अपने फायदे की चीज़ें, अपने एसेट्स क्या होते हैं, फायदे की चीज़ें, और अपने नुकसान की चीज़ें, उनको बोलते हैं लायबिलिटीज़ एंड लायबिलिटीज़, है ना। इन सब को क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। मान लो कोई गुड्स है, सोल्ड किया, जो मैंने बताया है ना, उधारी पे सोल्ड किया हुआ है, कैश अब तक मिली नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्ड करके रखी जाती है ताकि फ्यूचर में उसके हिसाब से हम क्या कर पाएँ, अपनी उधारी मांग पाएँ किसी से, है ना। ऐसे कैसे बोलेंगे, हमारे पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना, जिसे हम बताएंगे कि कितनी उधारी हो रही है। फिर अगले जो कॉन्सेप्ट है वो कोर कॉन्सेप्ट आता है, जिससे अकाउंटिंग की जाती है, कोर कॉन्सेप्ट। इस कोर कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट के अंदर जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब जो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ये क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड टेकन इनटू कंसिडरेशन। सारे जो भी एक्सपेंस होते हैं उनको अपने रेवेन्यू के साथ क्या किया जाता है, नापा जाता है। इफ़ एनी रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड देन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अर्न दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, देखो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको मैच किया जाता है, और रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड नॉट बी टेकन इन कंसिडरेशन। और जो उसका रेवेन्यू होता है ना, एक्सपेंडिचर को मैच किया जाता है, एक्सपेंसेस को मैच किया जाता है, और रेवेन्यू को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, कंसिडरेशन में रखा जाता है। और फिर उसके बाद क्या, अगर इफ एनी रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड देन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अर्न दैट रेवेन्यू। इफ एनी रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, अगर कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड होता है, देन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अर्न रेवेन्यू शुड आल्सो रिकॉग्नाइज। मतलब कि अगर रेवेन्यू मिला है ना, तो एक्सपेंसेस जो उसके साथ हुए हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। However, it is not necessary that every expense identify every income। ऐसा हर बार नहीं होता कि हर बार आप कोई खर्चा करें, एक्सपेंस हर बार क्या इनकम जनरेट करे, है ना, खर्चा करो और आपको उससे इनकम मिले। सम एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू रेवेन्यू, सम आर टाइम बाउंड। कुछ क्या करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, है ना, और कुछ एक्सपेंसेस क्या डायरेक्ट सीधे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मान लो आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट दी है ना, तो उसको टाइम लगेगा आपको, मतलब कि जो भी पैसा खर्च किया, एक्सपेंस किया है ना, खर्चा किया है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, टाइम लगेगा कि लोग आपको पहले एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे, हाँ ठीक है हम ऐसे करेंगे, तो वो एक्सपेंस टाइम लेते हैं, है ना। कुछ टाइम, उनको टाइम बाउंड बोल सकते हैं हम, है ना, टाइम बाउंड होते हैं, टाइम लेते हैं। और कुछ क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, जैसे आपने सामान खरीदा, उसको डिस्काउंट में बेच दिया और कम प्रॉफिट कमाया, लेकिन बाकियों से अच्छा कमा लिया, इसको टाइम नहीं लगेगा, है ना, थोड़ा खर्चा ज़्यादा होएगा लेकिन रेवेन्यू तो आया ना। फॉर एग्जांपल सेलिंग एक्सपेंस डायरेक्टली टू रिलेटेड टू सेल्स, है ना, जैसे कि आपने रेंट देना है, सैलरी देनी है ना, ये आपके डायरेक्ट होते हैं जिसमें आपको पैसे देने होते हैं। और
जब आप पैसे दे, मान लो आपने रेंट दिया है ना, और क्या रेंट और सैलरी देनी है ना। जब ये रेंट और सैलरी आप लोग दोगे तो क्या होएगा, रेंट और सैलरी से आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। लेकिन मान लो जब आपने उसका पैसे दे दिए, उसके बाद तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद तो आपको पैसे आएंगे ना, जाएंगे गोरी ना। तो ये होता है इसमें। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है उसका नाम है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या नाम है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, दिस कॉन्सेप्ट इज कोर टू डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट का कोर होता है। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। हर एक ट्रांजेक्शन्स के दो कॉन्सेप्ट एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना। जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ये कौन से आता है, ड्यूल एंट्री, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, ड्यूल। इसमें क्या होता है ड्यूल एंट्री कॉन्सेप्ट में, जो देखो अब जो एक्सपेंस, जो ये मालिक के आंसर, ये मालिक है, ये मालिक के खर्चे और जो ये बिजनेस के खर्चे, बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो इन दोनों को अलग अलग करके नोट डाउन किया जाता है, फिर उसके हिसाब से स्टेटमेंट बनाई जाती है। इसको ड्यूल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और अदर जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलते हैं, दूसरे जो कॉन्सेप्ट उधर चलते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट चलते हैं, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट होता है, कंसिस्टेंसी होती है, मटेरियलिटी होती है। ये कुछ कॉन्सेप्ट चलते हैं। क्या होता है, पहला जो अदर कॉन्सेप्ट में कौन सा आता है, एक आता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इज अ कॉन्सेप्ट वेयर ऑल पॉसिबल लॉसेस आर प्रोवाइडेड फॉर एंड द इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज सर्टेनिटी। क्या पहले तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी लॉसेस जो होंगे, है ना, उसको देखा जाता है, फिर उसके हिसाब से इनकम देखते हैं कि इनकम देनी है कि नहीं देनी। मान लो आपने सामान खरीद के रख दिया और वो बिका नहीं, तो आप इनकम कहाँ से दोगे, उसको कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और कंजर्वेटिज्म अप्रोच रिक्वायर्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी, अनबायस्ड आउटलुक ऑफ to identify and record all possible losses, to exclude uncertain gains, faithful representation of alternative values। क्या बोल रहा है, क्या हमें देखना पड़ता है कि हमारे जो आइडेंटिफाई करना पड़ता है अपने लॉसेस को, और फिर उसके हिसाब से अपने फेथफुल इनकम जनरेट करनी पड़ती है जो भी है, ताकि हमें फर्दर जो भी हैं अनसर्टन गेन्स, जो लॉसेस ना हो, है ना, लॉसेस ना हो, है ना, गेन ही गेन हो। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में क्या करता है, फॉर कंपेरेबिलिटी बिटवीन टू पीरियड्स, दो पीरियड्स की कंपेरेबिलिटी, द अकाउंटिंग पॉलिसी आर फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। क्या किया जाता है, कंपेरेबिलिटी कॉन्सेप्ट में देखा जाता है कि दो पीरियड्स हैं ना, अकाउंटिंग पॉलिसी आर फॉलो कंसिस्टेंसी फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज मेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। देखो इनको दो पीरियड को कंपेयर किया जाता है और उस हिसाब से देखा जाता है अपने खर्चे को। एंड एंटरप्राइजेज शुड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज इन एनी ऑफ द फ्लोइंग सर्कमस्टांसेस टू कंप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, टू कंप्लाई प्रोविजन ऑफ लॉज व्हेन प्रोसेस्ड पॉलिसी रिफ्लेक्ट इवन मोर ट्रू एंड फेयर व्यू। तो उसके बारे में होता है कंसिस्टेंसी, मतलब टाइम टू टाइम आपको अपने अकाउंटेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। और थर्ड है आपके पास मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है,
मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज एन एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी प्रिंसिपल ऑल आइटम विच हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट, जिसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट होएगा, है ना, इकोनॉमिक इफेक्ट होगा, है ना, ऑन बिजनेस, है ना, बिजनेस ऑफ द इंटरप्राइजेज शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना होता है। एंड एनी इनसिग्निफिकेंट आइटम विच इज़ नॉट रिलेवेंट टू द यूजर नीड शुड नॉट डिस्क्लोज, वो दिखाई नहीं जाती जिसको बिजनेस के हिसाब से हम